वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहला तो ये कि आपके जो ACPT का जो एग्ज़ाम है इसके अंदर इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इसकी हेल्प से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काफ़ी मिथ भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनर्जी सिस्टम क्या होता है और एनर्जी सिस्टम की बॉडी में कितने टाइप के होते हैं और सिंपल इन्वर्ट कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो पहली चीज़ तो एनर्जी सिस्टम को समझने से पहले समझो एनर्जी क्या है। देखो, आप फूड खाते हो, जाहिर सी बात है, क्यों खाते हो? फूड आप खाते हो कि आपके डेली के जो लाइफ प्रोसेस है वो आपके मेंटेन रहे। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो सिंपल सा, आपकी ग्रोथ, आपकी बॉडी का रिपेयरिज्म, रिप्रोडक्शन, सब कुछ चीज़ें जो आपको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है वो सब आपके लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। इसमें से एक पार्ट क्या है? आपकी बॉडी का, आपका मेटाबॉलिज्म भी आपके लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, आपका एनर्जी प्रोवाइड कराना अपने डेली की एक्टिविटी करने के लिए। तो सिंपल सा बात यह है कि फूड से आपको, फूड की हेल्प से अपना लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करते हो या न्यूट्रिएंट की हेल्प से। दूसरी चीज़, फूड की हेल्प से आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और ये जो एनर्जी आपकी डेली की जो एक्टिविटी है, जिसे बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, को करने में हेल्प करती है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपल इन वर्ड कि भाई एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड से। और क्यों ज़रूरी है? लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने में, जिंदा रहने में। सिंपल इन वर्ड, जिंदा रहने में हमें एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर मिल रही है, मिल रही है किस फॉर्म के अंदर मिलती है? आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है एट दी एंड इन द फॉर्म ऑफ ATP बनती है। मतलब कि आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, फूड जब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो रहा है ATP की फॉर्म में। अब ध्यान से सुनना, ATP जो है, ठीक है, ATP क्या है? एक तरीके का एक मॉलिक्यूल है, एनर्जी का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर जो A है इसको बोलते हैं एडिनोसाइन, ठीक है, एडिनोसाइन। और ये जो T है इसको बोलते हैं ट्राई, और ये जो P है इसे बोलते हैं फोस्फेट, ठीक है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यह एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है, एनर्जी के लिए एक सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर जो बना है, एक एडिनोसाइन जिसे हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, उसका 3 फोस्फेट ग्रुप मिले हुए हैं। अब इतना बेसिक केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, सब चीज़ें क्या होती है। बस इतना समझो कि एनर्जी का मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं ATP, ठीक है। अब ऐसे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एनर्जी के मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपकी बॉडी प्रोड्यूस भी करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर भी होती है। अब आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होती है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी इस तरीके से स्टोर हो रही है, ठीक है। अब ये आपको नहीं पता कि ग्लाइकोजन स्टोरेज क्या होती है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। बाकी मैंने इसके बारे में कई बार बता रखा है। आपकी बॉडी जो ग्लूकोज को जो आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल है, मतलब कि आपकी बॉडी जिसको फ्यूल के तौर पर यूज़ करती है प्राइमरी, ठीक है, वो आपका ग्लूकोज है। तो आपकी बॉडी ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन के अंदर। क्यों करती है कन्वर्ट? ताकि इसको मसल्स के अंदर स्टोर कर सके। इतनी तो बात पता होगी ना। अब कितना स्टोर होता है? आपके जो लिवर होता है, कहाँ का स्टोर होता है ग्लाइकोजन आपकी बॉडी के अंदर? तो लिवर में स्टोर होता है, ठीक है। दूसरा आपकी मसल में स्टोर होता है। ये बात तो पता होगी इतनी, ये नहीं पता? नहीं पता तो फिर आप इसका पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। मैंने अपने कई बार अपनी क्लासेस में भी बताया रखा है, जो लोग बैचेस, जिन लोगों ने बैचेस ज्वाइन कर रखा है, और मैंने यूट्यूब पे भी कई बार बताया हुआ है। तो लिवर के अंदर आपका जो स्टोर होता है, आपका लगभग आपका 90 ग्राम तक आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और मसल्स के अंदर अप्रॉक्स 150 ग्राम तक स्टोर होता है। ये जो मसल की जो कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है अप टू 200 टू लेकर 300 ग्राम तक बढ़ सकती है, ठीक है, ये कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। अब आपको ऐसा क्या समझ में आया? एक एवरेज पर्सन के अंदर कैसे एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी है क्या, ठीक है, किससे मिल रही है? फूड से मिल रही है। क्यों चाहिए? डेली के लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये तो टॉपिक का जस्ट रिव्यू हो गया, अब ओवरव्यू हो गया, मतलब कि एनर्जी है क्या। अभी सिस्टम क्या है? अब भाई एनर्जी को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होगा, कुछ ना कुछ तो सिस्टम काम करता होगा। तो सिंपल से एनर्जी सिस्टम पर नाम पड़ गया। अब हम समझेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी किस तरीके से बनती है और कौन कौन से सिस्टम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अलग अलग एक्टिविटी के अंदर कौन सा एनर्जी सिस्टम काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं खड़ा हूँ इस टाइम, कुछ नहीं कर रहा, आपसे बात कर रहा हूँ, क्लास को पढ़ा रहा हूँ, इस टाइम मेरी बॉडी के अंदर कौन सा एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है? मेरी बॉडी किस से, मतलब किस एनर्जी, मतलब किस सोर्स से एनर्जी ले रही है। अब जब मैं भाग रहा हूँ तो कौन सा एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है? जब मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ कौन सा एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है? तो जब हैवी वर्कआउट कर रहा हूँ तो कौन सा एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है? मतलब हैवी जैसे कि 1 RM के लिए कर रहा हूँ या फिर स्प्रिंट कर रहा हूँ तो कौन सा एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है? ये हमें पता होना चाहिए। इसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई कोई भी बंदा कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेलता है तो उसके स्पोर्ट्स के अंदर हमें किस चीज़ पे वर्क ज़्यादा करना चाहिए, किस तरीके की उसको ट्रेनिंग करानी चाहिए, और कौन से स्टेप का उसको न्यूट्रिएंट देना चाहिए, ठीक है। अब देखो समझो, अब मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है।
अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी सिस्टम है, पहले एनर्जी सिस्टम बताता हूँ। आपकी बॉडी के अंदर 3 टाइप के एनर्जी सिस्टम होते हैं, वो भी फर्दर आगे डिवाइड हो जाएंगे। पहले अभी इतना समझो, आपकी बॉडी के अंदर 3 टाइप के एनर्जी सिस्टम, 3 टाइप के क्या होते हैं, एनर्जी सिस्टम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, अब ये कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? सबसे पहले आप सभी ने सुना होगा जिसे बोलते हैं हम क्रिएटिन फोस्फेट, क्रिएटिन फोस्फेट सिस्टम। ठीक है, अभी समझाऊंगा क्या होता है। और दूसरा कौन सा है आपकी बॉडी के अंदर? आपका ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। देखो बहुत ज़्यादा आगे मजा आने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो ना। तीसरा कौन सा है आपकी बॉडी के अंदर? ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ठीक है, अब समझो क्या है यहाँ पे मेन मैटर। पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल करके समझाता हूँ। देखो, क्रिएटिन फोस्फेट सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम और ऑक्सीडेटिव सिस्टम, ये आपकी बॉडी के अंदर 3 तरह के एनर्जी सिस्टम है। मतलब कि आपकी बॉडी इन 3 एनर्जी सिस्टम की हेल्प से एनर्जी बनाएगी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम के अंदर एक ही एनर्जी सिस्टम ज़्यादा वर्क करेगा, नहीं। एक टाइम के अंदर आपके तीनों एनर्जी सिस्टम वर्क करेंगे, बट एक आपका प्री डोमिनेंट होगा, मतलब कि ज़्यादा वर्क फंक्शन करेगा। वो भी बताऊँगा कैसे। ठीक है, अब देखो समझो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्रिएटिन फोस्फेट सिस्टम क्या होता है? देखो, आपकी बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसे बोलते हैं हम क्रिएटिन। अब ये आपकी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, ध्यान से सुनना, आपकी बॉडी इसे खुद भी प्रोड्यूस करती है लिवर में, और आप इसे एज अ सप्लीमेंट की फॉर्म में बाहर से भी लेते हो। पता है ना कौन सा सप्लीमेंट? क्रिएटिन सप्लीमेंट की जब हम बात करते हैं तो अभी समझेंगे क्रिएटिन सप्लीमेंट का मेन फंक्शन है क्या, और ये क्रिएटिन क्या कर रहा है। ठीक है, ये भी समझेंगे। चलो, अगला समझो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम क्या है। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी क्या कर रही है? आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन्स है, अभी जो बताया था मैंने आपको, स्टोर्ड ग्लाइकोजन्स जो है ना, उनसे एनर्जी बनाती है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया बॉडी ने, उसको स्टोर कर दिया मसल और लिवर के अंदर। ऑक्सीडेटिव सिस्टम के अंदर आपकी बॉडी के अंदर आपके जो फैटी एसिड्स है, ठीक है, बॉडी आपकी उससे एनर्जी बनाती है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, ट्राइग्लिसराइड। अब आप पूछोगे फैटी एसिड्स क्या है? सिंपल सा, आपकी जो फैट की बड़ी चेन है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, जिन्हें बोलते हैं फैटी एसिड्स। तो ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है फैटी एसिड्स। आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, और कहाँ पे स्टोर है? एडिपोज टिश्यू में, मतलब कि फैट सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब समझो क्या है। अब अगर इसको जनरल समझे कि भाई ये जो तीनों सिस्टम है ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, इसको समझाने के लिए ना पहले मुझे आपको एक चीज़ और बतानी पड़ेगी। आपके ना 2 प्रोसेस होते हैं एनर्जी बनाने के, ध्यान सुनना। आपके एनर्जी बनाने के 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है आपका एनारोबिक प्रोसेस, एक होता है एरोबिक प्रोसेस। चलो इसको इधर समझते हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ आपकी बॉडी के अंदर तो 2 तरीके से क्या बनती है, एनर्जी बनती है। पहला आपका है, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर, 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, पहले मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा कौन सा है आपका? एरोबिक प्रोसेस। ठीक है, एनारोबिक और एरोबिक प्रोसेस। अब इसका मतलब समझ लो पहले। देखो, प्रोसेस का मतलब है किस तरीके से काम हो रहा है, सिंपल सा। तो एनारोबिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एनर्जी तो बन रही है। मेरे वर्ड ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूँ कि एनारोबिक प्रोसेस ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पर एनर्जी तो बन रही है, ठीक है, एनर्जी तो बन रही है, बट क्या हो रहा है? विदाउट ऑक्सीजन बन रही है, विदाउट ऑक्सीजन। बस इतना समझना, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, इसकी हेल्प से नहीं बन रही है, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो उसकी हेल्प से नहीं बन रही है, यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब इस टाइम में ऑक्सीजन नहीं लूँ, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन जारी होगी, बट उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे एनर्जी बन रही है विदाउट ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बनेगी। मतलब वो जो रिएक्शन होगी उसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होगा। एरोबिक, जिसके अंदर आपकी एनर्जी तो बन रही है लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बन रही है, या बोल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बन रही है। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ आपका क्या बन रही है? आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बन रही है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि किस एक्टिविटी के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी बनती है, किसके अंदर इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी बनती है? तो पहले समझो, ये जो एरोबिक प्रोसेस है इसको आप एरोबिक सिस्टम भी बोल सकते हो। अभी बताऊंगा क्यों बोल सकते हो। पहले समझो, अगर एरोबिक प्रोसेस या एनारोबिक प्रोसेस, अगर आपका एनारोबिक प्रोसेस से अगर एनर्जी बन रही है तो ये एनर्जी लगभग आपके 0 से लेके, ध्यान सुनना, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो जाए। यहाँ पर अगर 0 से लेके अप टू 90 सेकेंड्स तक की कोई एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, 0 से लेकर 90 सेकंड तक की एक्टिविटी अगर आप कोई परफॉर्म कर रहे हो, कर पा रहे हो, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब आपने ऐसी कोई एक्टिविटी ली, उसकी इंटेंसिटी इतनी है कि उसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 सेकंड तक ही सस्टेन कर पाओगे। मेरे वर्ड को दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला? ऐसी कोई एक्टिविटी जिसको आप 0 से लेकर 90 सेकंड तक ही सस्टेन कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे, वो आपकी एक्टिविटी इस टाइम जो हो रही है वो एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू हो रही है। मतलब वहाँ पर जो एनर्जी बन रही है, ठीक है, वो आपकी एनर्जी बन रही है एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू।
इसका मतलब क्या समझ में आया कि भाई अगर कोई ऐसी एक्टिविटी इसकी इंटेंसिटी इतनी है कि उसमें मैं खाली 0 से लेकर 90 सेकंड तक ही सस्टेन कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो एक्टिविटी के अंदर जो एनर्जी बन रही है वो किससे बन रही है, एनारोबिक प्रोसेस से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर मैं उस एक्टिविटी को और लॉन्गर पीरियड तक करना चाहता हूँ तो उस टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी ताकि मैं उस एक्टिविटी को और लॉन्गर पीरियड तक कर पाऊँ। इसका मतलब अगर एरोबिक प्रोसेस के अंदर 0 से लेकर 90 सेकंड, अब इससे कितनी भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, चाहे वो आधा घंटा हो, 20 मिनट हो, 30 मिनट हो, कितनी भी, तो 90 सेकंड से ज़्यादा कोई भी अगर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, 90 सेकंड से ज़्यादा कोई भी अगर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो वो आपका एरोबिक प्रोसेस के अंदर होगी, ठीक है। तो मोर देन 90 सेकंड से ज़्यादा कोई भी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करो तो आपकी किस में हो रही है, एरोबिक प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। क्या समझ में आया? अगर भाई मैं कोई एक्टिविटी 90 सेकंड तक ही कर पा रहा हूँ तो वहाँ पे जो एनर्जी बन रही है एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू बन रही है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और जहाँ पर मैं एक्टिविटी 90 सेकंड से ज़्यादा कर पा रहा हूँ तो वहाँ पर जो एनर्जी बन रही है वो एरोबिक प्रोसेस के थ्रू बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ज़्यादा तो सिस्टम डिफरेंट हो जाएंगे, एक्टिविटी को ज़्यादा देर तो नहीं कर पाओगे ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप अपना 1 RM आपकी बेंच प्रेस के अंदर आपका 1 RM मान लेते हैं 100 kg का है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 70 अपने 100 kg का 70% वेट लो, उससे आप रेपिटेशन परफॉर्म करो, ठीक है। तो अब उससे मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रेपिटेशन परफॉर्म कर पाओगे, मैक्स टू मैक्स 12 या 15। और वो जो 12-15 रेपिटेशन परफॉर्म करोगे उसको 90 सेकंड से कम में ही करोगे, देख लेना आप, चाहे काउंट करके देख लेना। उस टाइम आप एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू एनर्जी बन रही है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब समझाता हूँ, देखो कैसे, ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना। अब इसको यहाँ समझो, देखो अब ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम है इसका इसका इंपॉर्टेंट मतलब इसका फैक्ट इसकी खास बात क्या है, पहले समझ, पहले इसकी खास बात बताता हूँ। इसकी खास बात ये है कि ये आपको बहुत फास्ट एनर्जी देता है, बहुत फास्ट मतलब एकदम क्विक एनर्जी। अब लोग ना ये सोचते हैं, पहले समझना, क्विक एनर्जी इन द सेंस कि बहुत फास्ट इन द सेंस कि मान लो अगर मैं 1 RM चेक कर रहा हूँ अपना, ठीक है, या स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ऐसी कोई वर्कआउट परफॉर्म करो जो 2 से 6 सेकंड तक का है, 2 to 6 सेकंड तक का मान लेते हैं, ठीक है, या ऐसा कोई वर्कआउट परफॉर्म करो जो इतना इंटेंस है जिसके अंदर मैं 2 से 3 रेपिटेशन ही कर पाऊंगा। तो मेन चीज़ एक ही है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ध्यान सुनना, ऐसी कोई भी एक्टिविटी वो इतनी इंटेंस है जिसको आप 0 से, ध्यान सुनना, 0 से लेकर, मैं इसको कहाँ मेंशन करूँ, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप इसके जस्ट ऊपर कर देता हूँ, 0 से लेके 15 सेकंड तक अगर उस एक्टिविटी को आप कर पा रहे हो तो वहाँ पर जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ, मतलब वहाँ पे जो एनर्जी जो बन रही है वो बन रही है विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम, मतलब कि क्रिएटिन मॉलिक्यूल की हेल्प से वहाँ पे एनर्जी बन रही है। अब एक बार दिमाग घुमाओ, जल्दी सोचो, मैंने क्या बताया था, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का मॉलिक्यूल क्या है, ATP। इसका मतलब यहाँ पर जो ATP जो बनेगी किसकी हेल्प से बनेगी, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी ATP बन रही है वो क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम की हेल्प से बन रही है। तो एनर्जी का मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पर, ATP। अब यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है, देखो एक चीज़ तो समझ में आ गई, बहुत फास्ट एनर्जी मिलेगी, बहुत फास्ट मतलब बहुत क्विक एनर्जी मिलेगी आपको, लेकिन ड्रॉबैक क्या है, एक लिमिटेड टाइम तक, 0 से लेकर 15 सेकंड। मतलब अगर मैं कोई ऐसी इंटेंस एक्टिविटी कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लिफ्ट कर रहा हूँ या बहुत अपना एकदम फॉर एग्जांपल के तौर अपना बेस्ट या फुल इंटेंसिटी पे उस एक्टिविटी को परफॉर्म करें, जैसे स्प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई पावर लिफ्टिंग मूवमेंट हो गया, तो कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसको मैं 0 to 15 सेकंड तक सस्टेन कर सकता हूँ या कर सकता हूँ, उसके अंदर मेरा क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, लोग सोचते हैं कि जब हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तभी हमारे सिस्टम वर्क करता, नहीं। आप अगर बैठकर उठोगे भी ना, अगर बैठे उठोगे भी तो उस टाइम भी कुछ सेकंड के, शुरू के 1-2 सेकंड के लिए ये सिस्टम भी वर्क करेगा। तो ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी के अंदर आपके सारे सिस्टम वर्क करते हैं, बस फर्क क्या होता है कौन सा प्रीडोमिनेंट है। तो मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो 0 से 15 सेकंड तक की होगी उसके अंदर प्रीडोमिनेंट आपका जो सिस्टम होगा आपका क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम होगा। इसे हम बोलते हैं ATP, इसको हम क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम बोलते हैं, या इसका एक नाम हो रहा है फोस्फोजन सिस्टम, इसको हम फोस्फोजन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो 2 नाम है, क्रिएटिन फॉस्फेट और एक फोस्फोजन सिस्टम, तो कंफ्यूज मत होना। तो समझ में आ गया 0 to 15 सेकंड। अब इसको समझो, इसमें थोड़ा सा क्या है पता है, क्लाइमैक्स है। देखो समझना कैसे, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के अंदर ना 2 तरीके से एनर्जी बनती है, ठीक है। एक तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको मैं 0 से 90 सेकंड तक कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी बनेगी 0 to 90 सेकंड तक, तो यहाँ पर जो एनर्जी बन रही है यहाँ पर आपको ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम की हेल्प से बन रही है, यहाँ भी ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम की हेल्प से बन रही है। और एक और लिख देता हूँ यहाँ पर ही, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ एक और एरो लेके, ताकि आपको दिख भी जाए। अगर मैं कोई भी एक्टिविटी 90 सेकंड से लेके अप टू आई थिंक 120 सेकंड, नहीं 250 सेकंड्स तक, मान लो 250 सेकंड्स तक कर रहा हूँ, 90 सेकंड से लेकर 250 सेकंड से लगभग 2-2.5 मिनट तक एक्टिविटी अगर मैं कोई परफॉर्म कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर भी मेरा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करेगा। ध्यान सुनना, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करेगा। तो दोनों के अंदर सेम सिस्टम वर्क कर रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों के अंदर सेम सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं 0 से लेकर 90 सेकंड तक की एक्टिविटी कर रहा हूँ तो भी मेरा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करेगा, और अगर मैं 90 सेकंड से लेकर 250 सेकंड तक की एक्टिविटी कर रहा हूँ, मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी, 90 सेकंड नहीं लिखते यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हम 0 सेकंड,
ठीक है, 0 से लेके 250 सेकंड तक, क्यों 0 से स्टार्ट करें, अगर 250 तक जा पा रहा है तो यहाँ पे भी आपका कौन सा सिस्टम वर्क करेगा, यहाँ भी आपका जो सिस्टम वर्क करेगा, यहाँ भी आपका ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करेगा। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें डिफरेंस ये हुआ कि जो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम है ना, इसके अंदर ना दो तरीके से एनर्जी बनती है, ठीक है। एक तो होता आपका स्लो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस है ना ग्लूकोज की हेल्प से, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो दो तरीके से एनर्जी बनती है, एक तो आपका स्लो ग्लाइकोलाइसिस जी, तो ये वाला हो गया आपका स्लो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और एक होता है आपका फास्ट ग्लाइकोलाइसिस, फास्ट ग्लाइकोलाइसिस। अब आप कहोगे सर कैसे बताओ, देखो हम अगर जब हमारी इंटेंसिटी, ठीक है, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको हम लगभग 0 से 50 सेकंड तक अगर हम इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं इजीली, तो उसके अंदर हमारा स्लो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम नोटिस करो, फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल जॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जॉगिंग होगी, तो इसके अंदर भी जो मेरा एनर्जी सिस्टम जो इस टाइम वर्क कर रहा ज़्यादा, वो मेरा स्लो ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्टिविटी को मैं 0 से 250 सेकंड तक परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको आप 0 से लेकर 250 सेकंड तक परफॉर्म कर सकते हो, मैं दोबारा बोलता हूँ, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको आप 0 से लेकर 250 सेकंड तक परफॉर्म कर सकते हो, वो आपकी स्लो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब दूसरे समझो, ये जो फास्ट ग्लाइकोलाइसिस है, फास्ट ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको आप 0 से लेकर 90 सेकंड तक कर पा रहे हो, उसके अंदर आपका फास्ट ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। या आपका बोल सकते हो आपका फास्ट ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर फास्ट ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, मतलब कि ग्लूकोज से एनर्जी बन रही है, फास्ट जल्दी बन रही है, यहाँ पे ग्लूकोज से ही एनर्जी बन रही है बट स्लो बन रही है। तो दोनों केसेस में क्या चीज़ सेम है, बन आपकी ग्लूकोज से एनर्जी रही है, मतलब पहले आपकी बॉडी ग्लाइकोजन कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, फिर आपकी एनर्जी बन रही है ग्लूकोज से, लेकिन दोनों केसेस में एनर्जी ग्लूकोज से ही बन रही है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि यहाँ पे फास्ट बन रही है, यहाँ पर क्या बन रही है, स्लो बन रही है। इसी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं, ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है, देखते हैं आगे। अब इसमें और चीज़ें डिफाइन होगी आपकी। तो अब आपका देखो ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ऑक्सीडेटिव सिस्टम क्या है, सिंपल सा, कोई भी एक्टिविटी जिसको आप 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, कितनी भी देर तक परफॉर्म करो, पूरे दिन परफॉर्म करो, ठीक है। तो ये भी मैं खड़ा हूँ, ये भी एक्टिविटी में बैठा हूँ, मतलब एक्टिविटी इन सेंस की मेरी बॉडी के अंदर जो बिल्कुल लो इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटीज़ को मैं 30 सेकंड तक कर पा रहा हूँ, 40 सेकंड तक कर पा रहा हूँ, उसके अंदर मेरा प्रीडोमिनेंट जो एनर्जी सिस्टम होता है, वहाँ पर मेरा ऑक्सीडेटिव सिस्टम होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीडेटिव सिस्टम, ठीक है। तो लॉन्ग वो हो सकते हो लॉन्ग ड्यूरेशन तक, कोई भी एक्टिविटीज़ को मैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरा ऑक्सीडेटिव सिस्टम वर्क करता है। अब ये जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर और इसके इन सभी के अंदर डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ भी एटीपी बनती है, यहाँ भी एटीपी बनती है, और यहाँ भी एटीपी बन रही है, ठीक है, यहाँ भी एटीपी बन रही है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, 3 सिस्टम लिख दिए, एक ये रहा, 2 ये रहा और तीसरा ये रहा, ठीक है। तीनों जगह आपके एटीपी बन रही है, बस फर्क क्या है, देखो यहाँ पे एटीपी फास्ट मिलेगी, बस थोड़ी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एटीपी, यहाँ पर एटीपी इसके बाद अगर देखते हो, ये रहा, यहाँ भी एटीपी आपको मिलेगी, फास्ट मिलेगी, बट इसके कंपेयर में तो ज़्यादा मिलेगी, बट इसके कंपेयर में थोड़ी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एटीपी भी आपकी ज़्यादा मिलेगी बट स्लो मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एटीपी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी बट सबसे स्लो मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव सिस्टम वर्क करता है, उस टाइम आपकी बॉडी से आपको एनर्जी तो मिलती है, बहुत सारी मिलती है, बट बहुत स्लो मिलती है। तो कोई भी एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की है, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की है, तो उसके अंदर जो मेरा एनर्जी सिस्टम जो वर्क करेगा प्रीडोमिनेंट होगा क्रेटिन फॉस्फेट, उसके बाद ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, जिसमें पहला कौन सा, फास्ट ग्लाइकोलाइटिक, और उसके बाद स्लो ग्लाइकोलाइटिक, और सबसे कम इंटेंसिटी होगी तो आपका ऑक्सीडेटिव सिस्टम। तो आपके 3 एनर्जी सिस्टम हो गए, बट इसमें भी थोड़ा चेंजेस हो गया। वो क्या कि आपने ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के अंदर क्या देखा, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के अंदर भी आपका एक स्लो ग्लाइकोलाइटिक है और एक है फास्ट ग्लाइकोलाइटिक। अब देखो एक चीज़, मैंने आपको क्या बताया था, 2 प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से एनर्जी बनती है, एरोबिक प्रोसेस और एनारोबिक प्रोसेस। मुझे बताओ क्या ये जो क्रेटिन फॉस्फेट सिस्टम है, यहाँ पे जो एनर्जी बन रही है, ये एरोबिक प्रोसेस के थ्रू बन रही है, एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू बन रही है, कितनी देर के लिए बन रही है, 0 से लेकर 15 सेकंड, और एनारोबिक प्रोसेस कब तक का होता है, 0 से लेकर 90 सेकंड के बीच का। इसका मतलब यहाँ पे ये तो 0 से 15 सेकंड तक बन रही है, तो मतलब ये भी एक एनारोबिक प्रोसेस है, मतलब कि यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी बन रही है, ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बन रही, विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी बन रही है उस पर्टिकुलर वर्किंग मसल पे जहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है। दूसरा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, यहाँ पे होगा आपका फास्ट, यहाँ पे होगा आपका स्लो ग्लाइकोलाइसिस, फास्ट ग्लाइकोलाइसिस, स्लो ग्लाइकोलाइसिस का 2 प्रोसेस होता है। तो जो 0 से लेकर 90 सेकंड तक की बन रही है, यहाँ भी आपका एनारोबिक प्रोसेस वर्क कर रहा है, कौन सा, एनारोबिक, ठीक है। अब लेकिन आपका जो दूसरा सिस्टम है आपका स्लो ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पर तो भाई 0 से लेकर 90 सेकंड तक नहीं बन रही, इससे ज़्यादा बन रही है, तो ये आपका हो गया एरोबिक प्रोसेस। तो ये आपका हो गया, ये वाला है आपका एनारोबिक,
ठीक है। ये भी है आपका एनारोबिक, शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। और ये वाला, इसके अंदर तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक करते चले जाओ, 0 ले लेके 90 सेकंड से ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो यहाँ ये भी कौन सा हो गया आपका एरोबिक। और ये तो नाम से भी समझ में आ रहा, ऑक्सीडेटिव सिस्टम, मतलब कि ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होकर। तो आपको क्या समझ में आया, आपकी बॉडी के 3 तरह के एनर्जी सिस्टम होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आप बताना कि मतलब इसका आंसर आप देना। पहला क्वेश्चन ये कि एक बंदा है जो सॉकर प्लेयर है, मतलब कि फुटबॉल खेलता है, हमारे यहाँ पर फुटबॉल बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, सॉकर प्लेयर है। तो उसके पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा एनर्जी सिस्टम ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। एनर्जी सिस्टम तीनों वर्क करेंगे, प्रीडोमिनेंट कौन सा है। इसी तरीके से एक आपका है कौन सा, तो गोल्फ प्लेयर है ना, गोल्फ प्लेयर के केस में कौन सा एनर्जी सिस्टम ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एक और पूछता हूँ, एक स्विमर है, स्विमर के केस के अंदर, ठीक है, जो मतलब मैं एग्जैक्ट स्विमिंग नहीं जानता, बहुत मतलब एक होता है कि आई थिंक एक तो होता है फास्ट, लाइक जिसके अंदर आप फास्ट जल्दी जल्दी स्विमिंग कर रहे हो छोटी सी डिस्टेंस के लिए, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो सिंपल सा आप कोई भी देख लेना, आई थिंक मान लेते लॉन्ग डिस्टेंस के केस में मान लेते हैं, उस केस के अंदर आपको कौन सा एनर्जी सिस्टम प्रीडोमिनेंट है। मतलब आपको मैंने 3 केस दे दिए, स्विमर का केस दे दिया मैंने आपको, एक मैंने आपको गोल्फ प्लेयर का केस दे दिया, एक मैंने आपको सॉकर प्लेयर का केस दे दिया। आपको बस ये बताना है इन तीनों स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा एनर्जी सिस्टम ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, मतलब कि ज़्यादा फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको इसका जवाब देना है। तो गाइज ये था आज की क्लास में। अब सुन लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग एंड तक आते हैं ना उन्हीं को मिलता है गिफ्ट, ठीक है। अब गिफ्ट क्या है, गिफ्ट तो बस यही है कि देखो 13 फेब से हो गया बैच स्टार्ट, ठीक है, 13 फेब से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों के कुछ क्वेश्चन थे इस बैच के रिलेटेड, बता देता हूँ। देखो पहली चीज़ तो ये, जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर मुझे वीकेंड बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, डेफिनेटली आप वीकेंड बैच ज्वाइन करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीकेंड बैच इसके बाद ही स्टार्ट होगा, 1-2 महीने बाद। तो तब तक क्या वेट करें, हाँ कर सकते हो, बट इसमें आपका एक ड्रॉबैक है, एक नुकसान है। वो नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि आपको जो वीकेंड बैच स्टार्ट करोगे ना, उसमें आपको जो फी पे करनी पड़ेगी 20,000 पे करनी पड़ेगी, जो कि अभी 50% है। अब आप सोचोगे सर अब क्या करें, फिर ये तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। फिर आप मुझसे को सर ठीक ठीक लगा लो, तो कोई सब्जी तो बेच नहीं रहा है, ठीक ठीक लगाऊं, तो फीस तो आपकी उतनी ही रहेगी 20,000। अभी क्या कर सकते हो कि आप अभी ज्वाइन कर लीजिए बैच अपना, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, आप अभी बैच ज्वाइन कर लोगे तो ये जो आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपने पहले अपनी सीट रिजर्व कर ली है, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहो तो इस बैच को भी देख सकते हो, इसको भी ज्वाइन करके इससे भी पढ़ सकते हो, और जब वीकेंड वाला बैच स्टार्ट होगा तो दोस्तों उसको तो आप पढ़ना ही है, आपको उसके लिए तो आप वेट कर रहे थे। तो आपको जो फ़ी है 10,000 ही पड़ेगी, 20,000 नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अभी पे कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो क्वेरी आपकी ही हो गई, तो आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरी ये है कि सर जो कि एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में, कि सर एग्ज़ाम फ़ीस कम ज़्यादा, ये चीज़ है कि सर एग्ज़ाम फ़ीस कब कम होती है, कब ज़्यादा होती है, तो डिपेंड करता है अकेडमी के ऊपर, मतलब यूनिवर्सिटी के ऊपर, कि कब फीस ज़्यादा होगी कब कम होगी, अपने हिसाब से ऑफर वगैरह देते हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 5-10 हज़ार रुपये बचा लूँगा, बाद में अगर ऑफर आएगा तब मैं बैच ज्वाइन करूँगा, तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप 5-10 हज़ार के चक्कर में ना वक्त ख़राब कर रहे हो, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये। अगर अभी टाइम है, स्टार्ट कर दो, और ऑफर भी अभी आपके पास, ठीक है। आज का और टाइम है आप लोगों के पास, अगर आप कर लोगे, पे कर दोगे, तो आपको सीट मिल जाएगी। 13 फेब को बैच स्टार्ट है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी टीम से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा है। तो गाइज मिलते हैं फिर हम बैच के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।